नोट्स के लिए अब सेबी के साथ केवाईसी होगा जरूरी। 20 मई को सेबी की बोर्ड बैठक में फैसला संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। विदेशी बाजारों से नरमी के संकेत। डाउ सपाट हुआ बंद, लेकिन एप्पल के शेयर में गिरावट से नैस्डैक टूटा। एशिया बाजारों की कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंक नीचे। देश भर में ज्वेलर्स की हड़ताल ने मार्च में इंडस्ट्री की ग्रोथ 2% से घटाकर की 0.1%। महंगाई ने भी किया निराश। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 5.4% पहुंची। और नेस्ले ने पेश किए अच्छे तिमाही नतीजे। मैगी का मार्केट शेयर फिर हुआ 50% के पार। ग्लेनमार्क के मार्जिन्स ने बाजार को किया निराश, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ रही मजबूत। बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक समेत 6 पीएसयू बैंक आज पेश करेंगे नतीजे। यूनाइटेड ब्रूअरीज और कैडिला हेल्थ केयर के नतीजों पर रहेगी नजर। खाद्य कंपनियों को सरकार दे सकती है बड़ी राहत। 2012 के बाद बकाया सब्सिडी का भुगतान जल्द मुमकिन। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। एमएससीआई ने इंडिया इंडेक्स में किया बड़ा बदलाव। बजाज फाइनेंस, हेवेल्स, टाइटन और यस बैंक को किया शामिल, जबकि आरकॉम, आरईसी और यूनाइटेड ब्रूअरीज होंगे बाहर। कल के शानदार ट्रेडिंग सेशन के बाद आज शुरुआत करने के लिए ज्यादातर संकेत कमजोर है। पी नोट्स पर सेबी की सख्ती और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, क्या ये भारतीय बाजारों पर दबाव बनाएगी? और आज हम सीखेंगे, और अगर कमजोरी होती है तो फिर क्या हो आपकी रणनीति, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े भी जो कमजोर आए हैं वो भी आप देखिए अच्छे संकेत नहीं है आज भारतीय बाजारों को। तो ऐसे में क्या हो रणनीति? PowerMyWealth.com के फाउंडर संदीप वागले हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे पूछेंगे कि निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यहां सीएनबीसी आवाज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अब पी नोट्स के लिए केवाईसी जरूरी होने वाला है। यहां सेबी केवाईसी जरूरी करेगा और बोर्ड बैठक होने वाली है अगले हफ्ते, इसी दिन शुक्रवार को 20 मई को। क्या करेगा रेगुलेटर इस बोर्ड बैठक में, इस सब पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर राइटर नीरज वाजपेयी, जिन्होंने ये खबर ब्रेक करी है। नीरज, बताइए क्या बड़े फैसले ले सकता है सेबी इस बोर्ड बैठक में? देखिए, सरकार का जो ब्लैक मनी के खिलाफ एक क्रैकडाउन है, उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो एसआईटी बनाई गई थी ब्लैक मनी की, उसकी सलाह यानी उसके रिकमेंडेशंस पर सेबी की बोर्ड बैठक में ये 20 मई को फैसला होने वाला है। उस एजेंडे में क्या शामिल किया गया है कि जो भी पी नोट्स जारी कर रहे हैं, जो पी नोट्स ले रहे हैं, उनका केवाईसी अब मैंडेटरी होगा। सेबी के साथ वो उनको करना होगा। अब तक वॉलेंट्री था, करते थे, अभी भी करते थे, लेकिन अब सेबी के साथ मैंडेटरी होगा। एक एक माइन्यूट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। दूसरी बड़ी चीज जो होने वाली है कि अगर पी नोट आप ट्रांसफर करते हैं, किसी दूसरे को आप पी नोट देते हैं, तो उसको आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हमने इसको ऑथेंटिकेट किया है और ये केवाईसी सही है। दूसरी बड़ी बात। तीसरी चीज होगी कि जो केवाईसी करना होगा, जो पैसा लगा रहा है पी नोट्स में, अगर वो फर्म, उसमें कोई बड़ी कंपनी है और उसका 25% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें है, तो उसकी भी केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं, या कोई और फर्म है और उसका 15% से ज्यादा स्टेक है, तो उसका भी केवाईसी करना पड़ेगा। इसको आप ये समझिए कि मनी ट्रेल पकड़ने के लिए सरकार बेहद पीछे तक जा रही है। यानी उदाहरण के तौर पर कि अगर मॉरिशस में कोई XYZ कंपनी है जो पी नोट पे पैसा लगा रही है, तो उस XYZ कंपनी में किसने पैसे लगाए हैं उसका भी केवाईसी पी नोट जारी करने वाले को करना पड़ेगा। तो ये जो 3 बड़े फैसले होने वाले हैं सेबी की बोर्ड बैठक 20 मई को, बेहद अहम है। यानी अब केवाईसी के बिना पी नोट जारी नहीं होंगे। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है और अगले हफ्ते होने वाली है। और सीएनबीसी आवाज को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पी नोट्स के ऊपर सख्ती कर सकता है सेबी। शुक्रिया नीरज आपका इस एक्सक्लूसिव जानकारी को पहुंचाने के लिए। तो अनिल, मॉरिशस की ये हफ्ता देखिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है। मॉरिशस की संधि का एक नीजक रिएक्शन देखने को मिला, हालांकि बाजार उभर गए। अब आज
पी नोट वाला बड़ा मामला सामने है। ये बताइए, खुलेंगे तो दबाव के साथ, ऐसा संकेत मिल रहा है, करीब 40 अंक नीचे एसजीएस निफ्टी, और उसके बाद क्या? मॉरिशस वाले मामले में भी एक बड़ा अच्छा क्लेरिफिकेशन आया है हेमंत, और वो ये है कि ये पूरी टैक्स ट्रीटी जो की गई है, जिसमें बदलाव किए गए वो सिर्फ शेयर के लिए है। अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए जस का तस है। तो ये थोड़ी राहत वाली खबर है जो आज हम देखेंगे। कम से कम वो एक रिलीफ और क्लेरिफिकेशन है। लेकिन जहां तक पी नोट्स वाले मामले का सवाल है, एक बात बहुत तय है, पी नोट्स का नाम आते ही बाजार को डर लगता है। ये आज से नहीं है, ये सालों से है। और अगर सेबी ये कहती कि केवाईसी सीधे तौर पर हमारे साथ करवाइए, अभी जो भी पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं उन्हें केवाईसी किसके साथ करनी होती, जो एफआई उन्हें इश्यू कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो एफआई जो पी नोट्स इश्यू कर रही है, वो सेबी को ये अंडरटेकिंग देती कि हाँ ये एफआई बनने लायक है, लेकिन फिर भी हम पी नोट्स में इन्हें रख रहे हैं। तो सेबी जब भी जानकारी मांगती है वो उन्हें देनी होती है, और सारे ट्रेड्स रिपोर्ट होते हैं। फर्क क्या होगा, बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि सेबी अभी कहेगी कि आप अपनी जानकारी जो रखना है रखिए, सीधे तौर पर हमारे पास रजिस्टर करवाइए। तो अल्टीमेटली बिल्कुल भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कम देने की, या जब सेबी मांगे तब देने की, वो गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कौन उसका बेनिफिशियल होल्डर है, ये सेबी को पता चलने लगेगा साफ तौर पर, और वो पता पहले चलेगा पी नोट इश्यू होने के पहले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो ऐसे में क्या होगा, जो लोग राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं या पैसा हिंदुस्तान से बाहर ले जाकर घुमा फिरा कर ला रहे हैं, उन्हें शायद डरने की जरूरत है। लेकिन जो जेन्युइन एफआई है, उन्हें शायद इतना डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एफआईज के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं तो ही वो पी नोट बन सकते हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत की बात क्या है? उनके लिए दिक्कत की बात है ऑपरेशनल दिक्कतें उनके लिए आएगी। फर्ज करें 16 मई को महानगर गैस का आईपीओ खुल रहा है, आप एक एफआई हैं, फॉरेन इन्वेस्टर है, आज आपका मूड बनता है संडे के दिन कि यार मुझे तो इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। अब अगर आप हिंदुस्तान में आए, रजिस्ट्रेशन कराएं, समय लगेगा, समय लगेगा, एक सीए चाहिए, एक लीगल एडवाइजर चाहिए, वो आपकी सारी फॉर्मेलिटी करेगा, और उसके बाद सेबी कब तक रजिस्टर करेगी पता नहीं। तो जिसको पैसा लगाना है वो इंतजार नहीं करेगा 1 साल पहले मैं अपने आप को रजिस्टर होकर रखूं, हर क्वार्टर में इन्फॉर्मेशन सेबी को भेजूं, ट्रेड करूं ना करूं। तो ये एक ऑपरेशनल दिक्कत है जिसकी वजह से पी नोट्स पॉपुलर है। तो अब इस पे दिक्कत होगी, लेकिन बाजार के लिए सिंपल है, पी नोट्स का नाम आया हमें डर लगता है। तो उस लिहाज से, एक सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव रिएक्शन आना जरूरी है, लेकिन लॉन्गर टर्म में शायद बाजार इसे धीरे धीरे फिर पचा लेगा। चलिए, तो बस सेंटीमेंट के लिहाज से खराब खबर है। तो और आप देखिए एसजीएस निफ्टी अब 40 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, लगता है ग्लोबल संकेत तो कल भी खराब थे, लेकिन एसजीएस निफ्टी आप देखिए जिस तरह से आज डर रहा है, वो पी नोट्स का ज्यादा फैक्टर इसमें हाथ नजर आता है। लेकिन आज के फिर बाजार को अप्रोच कैसे करें? दबाव के साथ खुले तो क्या आप खरीदारी कर लें, कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि आप देखिए पिछले 2 दिनों से मार्केट्स तो साफ तौर पर बाय ऑन डिप्स का ही है। डेज हाई के आसपास जाकर समाप्ति हुई है 7900, जिसके ऊपर पार करने में पसीना आ रहा था पिछले कई दिनों में। आप देखिए उसके ऊपर पार भी कल हुआ है। बिल्कुल। आज कैसे अप्रोच करेंगे? अभी अगर आप ये न्यूज को हटा दें तो उतने बुरे नहीं है बाजार। अब आज 3 चीजें हैं बाजार के लिए जिस पर रिएक्शन करना है। एक पी नोट वाली ये खबर, जो अब अल्टीमेटली तो 20 मई को सेबी की बोर्ड बैठक के बाद पता चलेगा कि सेबी एक्चुअली क्या करना चाहती है और क्या करती है, किस तरीके से करती है, तो शायद हम उसके बाद रिएक्शन देखेंगे। लेकिन फिर भी उसके पहले एक नेगेटिव रिएक्शन वो है। दूसरा, आईआईपी सीपीआई के आंकड़े दोनों ही ढीले हैं। तीसरा, आपके लिए ग्लोबल मार्केट थोड़े से कमजोर है, तो इनको देखते हुए 51 पॉइंट नीचे हम खुले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7850 के आसपास शायद पहला सपोर्ट मिले, जो कल का लो है। और मुझे लगता है अगर थोड़ा और नीचे हो जाए, 7800 आसानी से तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा। तो एक बहुत बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल अगर आप लेना चाहें बाय ऑन डिप्स के लिहाज से, तो वो 7825 के आसपास खरीदारी का होगा, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इस तरह की खबरों पर बाजार कभी भी किसी तरह का रिएक्शन दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है। कई लोग ये मानते हैं 7900 8000 वो लेवल है, वो रेंज है जहां आपके लिए बेचने के लिए बहुत अच्छा लेवल है। बिल्कुल, इतनी अच्छी तेजी होने के बाद तो काफी लोग कॉन्ट्रा कॉल लेकर बेचना भी चाहते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहें, खरीदारी के लिहाज से 7800 पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अगर ज्यादा गैप से न खुले, 10-15 पॉइंट ही नीचे खुले, तो फिर शॉर्ट तुरंत बनती है, और तब 7950 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी पर 7800 तक के लेवल के लिए। बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और यहां पर क्लियर कॉल देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर भी एक बोल्ड कॉल है बैंक निफ्टी के लिए। 17100 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट पोजीशन बनती है 16800 16700 के लिए, या फिर 16700 के आसपास आ जाए वहां कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीद लें। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है वहां पर, और फिर से 16900 17000 के लेवल के लिए ये एक कॉल हो सकता है। तो ओवरऑल एक कमजोर शुरुआत, थोड़ी रिकवरी, उतार चढ़ाव,
और डायरेक्शन शायद थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाला हो सकता है। लेकिन देखिए ये हफ्ता तो अनिल काफी बेहतरीन रहा है और मंदी करने वालों के पास पैसे आए नहीं है, उनके पास से उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, पैसे गए हैं। क्योंकि आप ये देखिए हफ्ता जो आज अंत होने वाला है 2% तो निफ्टी ने तेजी दिखाई है और बैंक निफ्टी के दम पर इतनी अच्छी तेजी आई है, 4% की जबरदस्त रैली देखने को मिली। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें या सेल ऑन रैलीज की। संदीप वागले जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आज कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा व्यू सेम रहेगा। तो लास्ट 2 या 3 सेशन से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव न्यूज आ रही है, मार्केट नीचे खुलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बाइंग आती है, द क्लॉ बैक जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक जरूर लगा है। मैं सोच रहा था जिस तरह से कल बंद हुआ है हम 8000 आज या मंडे को ही देखेंगे, शायद वो नहीं होगा। लेकिन क्या ये बेचने का मार्केट है, उससे मैं एग्री शायद नहीं करूंगा। पहले आधे घंटे की एक्शन देखे, जो हाई और लो जो बना है वो लो के नीचे अगर कंसिस्टेंटली ट्रेड होता है तो अपने लॉन्ग पोजीशन काट ले, क्योंकि वीकेंड भी है। लेकिन अगर वो नहीं कटता है, अगर वो नहीं ब्रेक होता है नीचे का आधे घंटे का, तो मैं समझता हूं अभी भी तेजी का व्यू बरकरार है। मुझे लगता है 7850 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और अभी भी मैं मानता हूं कि मेरा टारगेट 8000 होगा, जो शायद आज या मंडे को नहीं आएगा। 2 या 3 और लगेंगे, 2 या 3 दिन और लगेंगे, लेकिन व्यू तो पॉजिटिव ही है। बिल्कुल, तो व्यू पॉजिटिव ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की बात कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय विकास, गुड मॉर्निंग। आप कैसे अप्रोच करेंगे और आपने कैसे पढ़ा इस खबर को? देखिए हेमंत, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो भी आज पी नोट्स को लेके जो खबरें हैं उसका एक नीजर रिएक्शन जरूर बाजार में रहेगा, जैसे अनिल जी ने भी बिल्कुल तरीके से समझाया है। बट मेरा ये मानना है ये इसका इम्पैक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म रहना चाहिए। जिस तरह से हमने मॉरिशस वाली न्यूज को भी पचा लिया था, वैसे इसको भी पचा लेना चाहिए। और जो बाजार अगर गिरावट के साथ खुलते हैं या गिरावट और थोड़ी बढ़ती है तो दैट वुड डेफिनेटली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरा ये मानना जो भी सरकार ने किया वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब सेंटिमेंट्स हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, अच्छे मानसून की उम्मीदें हैं, ग्रोथ रेट हमारी आज दुनिया में जो हमारे साइज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, तो इस तरह के माहौल में वी कैन अफोर्ड टू बी अ बिट स्ट्रिंजेंट। और ये टाइमिंग बिल्कुल सही है ये सब करने के लिए। तो मेरी राय में आई वुड डेफिनेटली गो लॉन्ग वंस द मार्केट ओपन्स वीक। बिल्कुल, तो खरीदारी करने की राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक नीजर रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। यानी गैप डाउन हो सकता है, खुल जाए, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। एफआईएस की तरफ से भी देखिए संकेत यही है। मॉरिशस वाली जो संधि वाला जो रिएक्शन था वो जरूर एक छोटा सा सेल फिगर था, लेकिन अब आप देखिए फिगर बाय का निकल कर आया है, छोटा ही सही, लेकिन कैश मार्केट में 24 करोड़ रुपए की खरीदारी उन्होंने करी है। और डीआईएस के जो फिगर्स हैं वो परसों भी बाय के थे और कल भी बाय के ही हैं। करीब करीब 260 करोड़ रुपए की डीआईएस ने खरीदारी करी है कैश मार्केट में। कैसे देखते हैं हेमंत, आज के सेशन के लिए अगर एकमात्र अगर कोई पॉजिटिव संकेत है तो वो ये आंकड़े हैं कि चारों, और मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा देखा कि सारे आंकड़े पॉजिटिव है। कैश मार्केट में दोनों ने खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे, स्टॉक फ्यूचर खरीदे और इंडेक्स ऑप्शन में भी 40 करोड़ की खरीदारी है। तो मतलब एक भी आंकड़ा एफआईएस का और डोमेस्टिक फंड का नेगेटिव है नहीं। बिल्कुल। और आंकड़ों को रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि निचले स्तरों पर खरीदारी आने की संभावना तो पूरी बनती है। अब ये अलग बात है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि 200 पॉइंट बाजार चढ़ा, इतने छोटे छोटे आंकड़े हैं। ठीक है, छोटे आंकड़ों से 200 पॉइंट चढ़ गया तो क्या दिक्कत है? यानी कि इसका मतलब ये भी तो है ना कि इस लेवल पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलर नहीं है और शॉर्ट करने वाले थोड़े से पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ओवरऑल आंकड़े ठीक है। अब की पॉइंट क्या है इन आंकड़ों में? की पॉइंट ये कि क्या एफआईज इन खबरों के दम पर अपना मूड बदलते हैं? क्या उन्हें डर लगता है कि पी नोट्स वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है और उस लिहाज से अब हमें फिलहाल खरीदारी नहीं करनी चाहिए? या पता नहीं बाजार 20 तारीख के बाद कैसा रिएक्शन देगा, तो हम हेजिंग करने के लिहाज से या तो पुट खरीद लें या इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करना शुरू करें या स्टॉक फ्यूचर्स बेचें। तो आज का सेशन एफआईएस का रुझान क्या रहता है वो आंकड़ों से हटकर हो सकता है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखें तो एफआईएस से ज्यादा जो फोकस रहा है मार्केट का वो डीआईआईएस पर रहा है, यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों पर रहा है। और 6 दिन में 1900 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी है कैश मार्केट में। ये एक और अच्छा संकेत आता हुआ। तो विकास कह रहे थे कुछ देर पहले कि एग्रीकल्चर रिलेटेड शेयरों पर मॉनसून से प्रभाव पड़ सकता है, उन पर नजर होनी चाहिए। विकास ये बताइए आज आपकी टॉप पिक क्या होगी फिर?
देखिए हेमंत, जो मेरी आज की टॉपिक होगी वो तो है अरविंद मिल्स, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे। मेरा ये मानना नतीजे बहुत ही शानदार थे और स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए। तो अगर बाजार की वीकनेस में ये स्टॉक भी वीक खुलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा जो एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है वहां पे बहुत अच्छा एक मोमेंटम कल भी देखा गया है। तो उस सेक्टर से जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस में कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम था और ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी पहले भी कई बार आपके चैनल पर रिकमेंड किया है। मुझे याद है बजट वाले दिन करीबन बजट पिक्स के तौर पे 145-50 के लेवल पे भी रिकमेंड किया, वहां से 30-40% की अपसाइड हो चुकी है। बट मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए तो अच्छा ही है, आज भी ये स्टॉक परफॉर्म करना चाहिए। तो अगर शुरुआती गिरावट में ये स्टॉक अगर नीचे मिलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, तो शुरुआती गिरावट में अगर मिले तो दीवान हाउसिंग में मौका बन सकता है खरीदारी करने का। संदीप वागले साहब बताएं आपकी टॉपिक आज की। मेरा भी वही है DHFL, जिसमें मैं 201 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा और मेरा टारगेट होगा 216। कल हमारा ये BTST था, मुझे ज्यादा 1 या 1.5% से ज्यादा नीचे लगता नहीं है। जो बाइंग करना चाहिए मैं बिल्कुल सहमत हूं और आई थिंक ये स्टॉक आज या अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स दीवान हाउसिंग के ऊपर अब बुलिश होते हुए, और कल हमने देखा था सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक दमदार तेजी देखने को मिली थी, चाहे वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, लेकिन दीवान हाउसिंग फाइनेंस आउट परफॉर्मेंस आज भी जारी रख सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं, FNO से आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और SGX निफ्टी देखिए दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। आज करीब 40 अंक की गिरावट देखने को मिल सकती है। कल एक शानदार क्लोजिंग के बाद आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन FNO का डेटा भी क्या कुछ प्रेशर की तरफ ध्यान दे रहा है या फिर कह रहा है कि तेजी करिए, घबराइए मत। एक्चुअली वैसे डेटा तेजी का है FNO का, लेकिन एक दिक्कत है हेमंत, दिक्कत यह कि जब आपको बाजार में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आए और किसी भी वजह से बाजार आपको गैप डाउन ओपनिंग दे, तो फिर कमजोर ट्रेडर्स की बिकवाली का जो दबाव बनता है वो आज दिखेगा। कैसे? आप देखिए कल निफ्टी में पोजीशंस 3 लाख शेयरों से बढ़ी और बैंक निफ्टी में 1,20,000 शेयरों से बढ़ी है। इसका मतलब साफ है कि दोनों जगह तेजी की पोजीशन बनी और निफ्टी में प्रीमियम देखिए आप 17 पॉइंट से बढ़कर 28 पॉइंट पर। तो अब तक तो क्या हो रहा था, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। कल पहली बार अच्छी तेजी की पोजीशन बनी। अब 7,900 बेहद अहम लेवल है जहां हम कल जाकर क्लोज हुए, और वो इसलिए कि कल 7,900 पर बंद हुए हैं, फिर भी उसी स्ट्राइक प्राइस पर 10 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, यानी कि किसी ने तो वो पुट खरीदे हैं। यानी कि 7,900 के ऊपर की तेजी ये 10 लाख शेयर पुट खरीदने वालों को नहीं दिख रही है और आज उन्हें फायदा मिलेगा, और जिन्होंने पुट बेचा है वो इस खबर के दम पर डरेंगे। तो सुबह सुबह आपको तेजी की पोजीशन जो कल बनी है उसके कम होने का खतरा रहेगा, उससे दबाव बनेगा जो 30-40 पॉइंट का अगर SGX निफ्टी के लिहाज से देखें तो बन सकता है। दूसरी दिक्कत की बात क्या है कि जब आप बाजार को बेहद अहम लेवल के नजदीक क्लोज होते देखते हैं जो कि 7,900 है, कई बार ये होता है कि एक दिन बाजार आपको फॉल्स क्लोजिंग ऐसी दिखाता है। अब आज जरूरी क्या है, आज ओपनिंग जरूरी नहीं है, ओपनिंग तो जो होनी हो जाए, लेकिन अगर आज 7,901 पर भी क्लोजिंग दे दें, 1 पॉइंट ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो वो बाजार की स्ट्रेंथ को दिखाएगा अगले हफ्ते के लिए जबरदस्त। तो आज रिकवरी होना बहुत जरूरी है, रिकवरी से बात बनेगी। ओपनिंग कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्ट आज न सिर्फ उस लिहाज से बल्कि इस लिहाज से भी है कि FIs के अपना मूड बदलते हैं। एक और बड़ा आंकड़ा जो बेहद नेगेटिव है, 3 आंकड़ों की हमने बात की जो न्यूज वाले, 0.97 पर पुट कॉल रेशियो। आप देखिए 3 दिन में 0.79 से 0.97, यानी कि लगभग 20 बेसिस पॉइंट। इससे समझ में आता है कि तेजी की पोजीशन कितनी ज्यादा है। हाँ, तो जब कंसेंसस बन जाए कि अब 8,000 दिख रहा है निफ्टी, तो फिर एक बार करेक्शन होना जरूरी है। चलिए, तो ये जो डेटा है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज बुल्स का जो है ना वो इम्तिहान है, आप कह सकते हैं। देखना होगा कि कल के हाई के ऊपर जाकर टिकाने में वो सक्षम होते हैं या फिर नहीं। लेकिन देखिए स्टॉक्स तो हैं जहां पर आज दमदार एक्शन देखने को मिलने वाला है। बताते हैं अब आपको कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ट्राइडेंट ये है स्टॉक जो कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करता हुआ आया है। 37% मुनाफा बढ़ा है कंपनी का, हालांकि आय में किसी तरह की कोई बढ़त नहीं है, 1% कम हुई है। EBITDA 12% बढ़कर आया है और मार्जिन्स मामूली से 20-30 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। एनपीएस देखिए जो एग्रीकल्चर बिजनेस के हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बिल्कुल करीब आए थे तो थोड़ा रिएक्शन इसमें कल देखने को मिला था। आज बाकी का बचा हुआ रिएक्शन देखने को मिलेगा। लुमेक्स ऑटोटेक, ये ध्यान रखें लुमेक्स नाम की 3 कंपनियां लिस्टेड है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। लुमेक्स ऑटोटेक के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। 17% मुनाफा बढ़ा है, 15% आय बढ़ी, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर परफॉर्मेंस खराब है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इबिडा 33% घटकर आया और मार्जिन में कमी आई है, 7% से घटकर रह गए 4%। तो नंबर्स दमदार नहीं है। लेकिन मर्क के नंबर्स देखिए ना, ये अच्छे दिख रहे हैं। एमएनसी कंपनी है, 27% मुनाफा इसका बढ़ता हुआ नजर आया। इनकम देखिए करीब 9.5% बढ़ी है और अगर एबिटा मार्जिन देखें तो वो 6.5% से बढ़कर 7.9% या कहें 8% के बेहद करीब पहुंच गए। और ऐसी एक और दमदार परफॉर्मेंस आईटीडी सीमेंटेशन की तरफ से, जहां पर मुनाफे में कंपनी लौटती हुई दिखी है। 23 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 96 करोड़ का नुकसान था। आय में 72% की जबरदस्त जंप दिखी है। इसके अलावा इबिडा देखिए दुगुना होता दिखा है, 32 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़। मार्जिन जरूर 1% सुधर कर आए हैं। वित्त मंत्रालय फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत दे सकता है। वित्त मंत्रालय और फर्टिलाइजर कंपनियों की बकाया सब्सिडी का भुगतान जल्दी करने के मूड में है और इसके लिए सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार किया है। फर्टिलाइजर कंपनियों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। इससे फर्टिलाइजर कंपनियों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी हालत ऐसी है कि साल 2012 से लेकर अब तक अच्छी खासी रकम बतौर सब्सिडी बकाया चल रही है। मिसाल के तौर पर चालू कारोबारी साल शुरू होने से ठीक पहले करीब 45,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर कंपनियों का सब्सिडी के तौर पर बकाया है। अब चालू कारोबारी साल में और ज्यादा सब्सिडी सरकार को देनी होगी। तो लगातार कंपनियां और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय पर दबाव बना रहा था कि फर्टिलाइजर कंपनियों को जो सब्सिडी का बकाया है उसका पूरा भुगतान कर दिया जाए। तो अब जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, वित्त मंत्रालय ने यह तय किया है कि चालू कारोबारी साल के अंत तक फर्टिलाइजर कंपनियों की सब्सिडी का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा और इसके लिए वित्त मंत्रालय और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अधिकारियों के बीच अहम बैठक भी पिछले महीने हो चुकी है। इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। कुछ जानकारी ब्यौरा मांगा गया है सब्सिडी के आकलन को लेकर फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से। वित्त मंत्रालय कहना है कि अगर ज्यादा रकम की जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के जरिए हम ज्यादा रकम ले आएंगे, लेकिन चालू कारोबारी साल में फर्टिलाइजर सब्सिडी का पूरा भुगतान करना आसान होगा। इसके पीछे 3 वजह है। पहली वजह मानसून अच्छा हो रहा है तो जाहिर तौर पर फर्टिलाइजर की बिक्री अच्छी होगी। दूसरा, डीएपी एमओपी जैसे जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट काफी ज्यादा सस्ता हो गया है। तीसरा, जो सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी एनबीएस के तहत सब्सिडी की दरें घटाई थी, उससे भी सब्सिडी की रकम काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे में माहौल काफी बेहतर है, जिसके तहत इस साल के अंत तक पूरा भुगतान कर दिया जाए और इसी मकसद से वित्त मंत्रालय इस रोड मैप को अंतिम रूप दे रहा है। बिल्कुल, तो बड़ी राहत फर्टिलाइजर कंपनियों की। अगर 2012 से बची हुई सब्सिडी इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार देने के मूड में है तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इन तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों पर नजर रखें, लेकिन टॉप पिक कौन सी है, चार्ट्स पर कौन सा शेयर सबसे अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली कौन से शेयर में सबसे ज्यादा दम है, इस सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट संदीप पागले साहब और विकास सेठी हमारे साथ बने हुए। आप देखते रहिए सिंधी सी आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त विकास सेठी और संदीप पागले, और अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन रहने वाला है। फर्टिलाइजर कंपनियों की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। बड़ी राहत की खबर है कि पुरानी जितनी भी बकाया सब्सिडी है सारी की सारी मिल जाएगी इसी वित्त वर्ष में, और इसके दम पर कहां खरीदारी करनी चाहिए बताएं विकास जी, आपको क्या पसंद है अगर खरीदारी करना चाहें आप तो? देखिए अनिल जी, जो फर्टिलाइजर क्षेत्र में अच्छी कंपनियां हैं उनमें मुझे जो पसंद है, एक तो यूपीएल और दूसरा रैलिस इंडिया। ये दोनों स्टॉक तो पेरेनियल और ऑल टाइम अच्छे ही लगते हैं और कोई भी लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे इनके पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा जो गुजरात बेस्ड 2 फर्टिलाइजर कंपनीज है, जीएनएफसी और जीएसएफसी, उनमें हाल के दिनों में अच्छा एक मोमेंटम और नीचे से अच्छी उछाल भी देखने को मिली है। बट मुझे लगता है यहाँ पे भी स्टीम लेफ्ट है और यहाँ पे इन लेवल्स पे भी इनको खरीदा जा सकता है। तो जीएनएफसी एंड जीएसएफसी ऑल्सो वुड बी बाइज एट द करंट लेवल्स। जीएनएफसी, जीएसएफसी, यूपीएल, रैलिस, ये तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए बाय साइड पर। लेकिन चार्ट्स पर संदीप जी, कौन सा स्टॉक आपको फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे अच्छा दिखता है, प्रॉमिसिंग दिखता है?
हेमंत, मैं NFL रिकमेंड करूंगा। जिस तरह से पैटर्न उभर कर आ रहा है, 30 लेवल्स पे एक बेस बन रहा है और यहां से एट अ करंट लेवल ऑफ 31, 50, 60 मुझे लगता है ये 35, 36 तक जा सकता है। सो 15-20% की मूव आ सकती है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में। 32 के ऊपर ट्रेड करता है तो एग्रेसिवली इसको बाय करे विद 30.50 स्टॉप लॉस और 35, 50, 36 टारगेट। तो ये है राय NFL में खरीदारी करने के लिए। आज से हेमंत, कितने स्टॉक थे आज आपकी स्टॉक 2020 की टीम में? हालांकि हम 9 बजे बाद बताते हैं, लेकिन क्योंकि बात निकली तो मैंने सोचा कि थोड़ा लीक कर दूं। 3 शेयर तो थे मेरी टीम में। एक तो GSFC था, स्पिक था। ये तमाम फर्टिलाइजर शेयरों में आज तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कह रहे थे। आप देखिए, जो मेट का जो फोरकास्ट है ना, वो आने वाला है दरअसल रविवार को, और रविवार को जब ये फोरकास्ट आएगा कि अच्छा मानसून होगा तो आज के अलावा सोमवार तक की तेजी तो कम से कम बनती है इन शेयरों में। तो दोहरी खबर है, दोनों ही पॉजिटिव। माफ कीजिएगा। एक तो जो सरकार तमाम बकाया देने की तैयारी में है फर्टिलाइजर कंपनियों को, और दूसरा है कि मानसून अच्छा हुआ तो इनकी डिमांड और बढ़ेगी। तो ये दो खबरों के चलते आज इन सभी शेयरों में एक्शन रहेगा। नजर रखें, आपके लिए मौके सोमवार तक के लिए, तो सिर्फ आज के लिए नहीं, सोमवार तक के लिए आपके मौके बन सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होने वाला है। ग्लेनमार्क मैं नतीजे देख रहा था, नतीजे बुरे नहीं है। मुनाफा बढ़ा है, 10 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ आया है। आय में आप देखिए बढ़त हुई है 30% के आसपास की, लेकिन मार्जिन्स यहां पर दिक्कत है। मार्जिन्स घटे हैं 15.8% से घटकर 13%, यानी कि लगभग 2.75% मार्जिन घटे। ये मार्जिन्स में गिरावट थोड़ी परेशान कर सकती है। तो अब ऐसे में कैसे ट्रेड किया जाए ग्लेनमार्क को? बताएं विकास जी, क्या स्टॉक अच्छे नंबर्स के दम पर ऊपर खुलेगा या फिर ये मार्जिन्स भारी पड़ेंगे? नहीं अनिल जी, बिल्कुल मार्जिन्स पे जो दबाव दिखा है उसका एक नेगेटिव असर स्टॉक पे रहना चाहिए। बट मेरी राय में जो गिरावट आती है इस स्टॉक में, वो एक अच्छी कंपनी है ग्लेनमार्क, और मैं लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बुलिश हूं। तो मुझे लगता है जो गिरावट आती है उसमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड अ सेल वंस द स्टॉक opens gap down, so there would be definitely buying opportunities if the stock opens weak. और मैगी को लेकर जो भी देखिए शक शुबा थी वो सब खत्म हो चुकी। जो नतीजे आए हैं उसमें तो यही दिख रहा है, लोग मैगी खा रहे हैं। वापस इनका मार्केट शेयर जो है वो 50% के पार पहुंच गया है। नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं। नेस्ले में क्या आज संदीप जी तेजी करनी चाहिए? चार्ट्स आपको इस तरह के संकेत दे रहा है क्या? हल्की सी तेजी तो मुझे दिखती है। कल जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है 58.50, 58.60 का मेरा टारगेट रहेगा। कल का क्लोज 57.25 है। ऑन द डाउन साइड 56.50 अगर मिलता है तो वो लेने की लेवल होगी, और 55.50 का स्टॉप लॉस रख के 58.50 का अगले कुछ दिनों में मेरा टारगेट रहेगा। ये है राय नेस्ले पर खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन देखना होगा कि रिटेल इन्वेस्टर खरीद पाते हैं या नहीं फंडामेंटली। लेकिन क्या अब ये स्टॉक फिर से आकर्षक हो गया है इन नतीजों के बाद? विकास क्या कहेंगे आप? जो लोग क्वालिटी स्टॉक खरीदना चाहते हैं उनके लिए एकदम उपयुक्त है नेस्ले? बिल्कुल अनिल जी, ये जो मैगी के बैन के बाद जो नतीजे में जिस तरह के नतीजे आए हैं वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थे, और जो अभी मैगी रीलॉन्च करने के बाद जो एक इनकरेजिंग इनको जो ग्रोथ दिख रही है, जो मार्केट शेयर दिख रहा है, दैट इज डेफिनेटली इनकरेजिंग, और स्टॉक काफी पिटा हुआ भी है। तो आई थिंक वन वुड डू वेल टू बाय इनटू द स्टॉक। ओके, चलिए तो ये राय नेस्ले पर निकल कर आ रही है, लेकिन एविएशन शेयरों पर भी नजर रखिए। और इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, एक बार देखिए एविएशन शेयरों ने कल किस तरह का प्रदर्शन दिखाया था। अचानक से आखिरी में देखिए सारे एविएशन शेयरों में तेजी देखने को मिली। स्पाइस जेट डेज हाई पर जाकर बंद हुआ। जेट का भी चार्ट कमोवेश बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप देखिए ये भी भागा, और इंटरग्लोब में भी तेजी देखने को मिली। कल बाजार बंद होने के करीब करीब इस तरह की खबरें आने लगी कि शायद कैबिनेट की बैठक में ही ये फैसला हो जाने वाला है कि नई एविएशन पॉलिसी आ जाए। कैबिनेट की बैठक तो हो गई, उसमें फैसला नहीं हुआ, और अब खबरें ये आ रही हैं कि ये फैसला जो है वो शायद अब अगली बैठक तक के लिए टल गया है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि ये इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव कैसे है? अगर जो विदेशी
रूट्स पर एयरलाइंस उड़ाने के लिए नियमों को आसान किया जाएगा। 5 साल वाला रूल जो रिलैक्स किया जाएगा, तो जेट के लिए नेगेटिव है, स्पाइसजेट के लिए नेगेटिव, ये तो पहले से चल ही रहे हैं, तो पता नहीं। एक्चुअली उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एफडीआई लिमिट की बात की जा रही है, विदेशी निवेश आने की बात की जा रही है, उस लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, जिसकी जेट को काफी जरूरत है, जिसकी स्पाइसजेट को भी जरूरत होगी, जाहिर सी बात है। तो अलग काफी डिटेल में पॉलिसी है और सरकार इसके ऊपर देखिए 1-1.5 साल से काम कर रही है। तो 5/20 रूल, 5 ईयर वाला रूल तो एक अलग बात है, लेकिन बाकी सारी चीजें भी हैं इस पॉलिसी में। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये पॉलिसी अब अगले कैबिनेट मीटिंग के लिए टाल दी गई है, या फिर कहिए है ही नहीं थी कल वाले एजेंडे में, आज क्या सेंटीमेंट के लिहाज से विकास जी एक दबाव देखने को मिल सकता है इन काउंटर्स में? ए, ट्रेडर्स क्या करें, और बी, इन्वेस्टर्स क्या करें इन शेयरों में? क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल कैबिनेट को फैसला तो लेना ही है। बिल्कुल हेमंत, कल जिस तरह की क्लोजिंग इन स्टॉक्स में हुई है, या जो लास्ट हाफ एन आवर में जो बाइंग हुई है, उनको देख के तो लग रहा था कि आज भी ये स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव रहने चाहिए। बट जो रात को जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बाजार को लेके, और फिर जो ये जो डिसीजन है वो टल गया है। और दूसरा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपके ही चैनल पे जिक्र कर रहे थे कि एटीएफ के भी प्राइसेस कुछ बढ़ने वाले हैं, तो वो सब नेगेटिव न्यूज है, तो हो सकता है थोड़ा दबाव इन स्टॉक्स में रह सकता है। बट मुझे लगता है जेट कंटिन्यूज टू रिमेन अ बाई, और अगर गिरावट आती है तो जेट को इस न्यूज पे, एक्सपेक्टेड न्यूज पे कि एविएशन पॉलिसी नेक्स्ट वीक इंप्लीमेंट हो सकती है या उस पर कुछ डिसीजन हो सकता है, आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन जेट एयरवेज इन केस इट ओपन्स वीक। 24% इतिहाद होल्ड करता है जेट में, और अगर इस एविएशन पॉलिसी में निकल कर आता है कि 50% तक एफडीआई लिमिट बढ़ाई जाएगी, तो जेट के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते देखना होगा क्या निकल कर आता है डिटेल्स। बिल्कुल, और जेट का स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्तों से यही वजह कि हर गिरावट के बाद बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचता है, लोअर लेवल से रिकवरी में। आपको 2 हफ्तों का या महीने भर का चार्ट दिखाना चाहता हूं। महीने भर में तो शायद इतनी मजबूती नहीं, 3-3.5% की, लेकिन 2 हफ्तों में आप देखिए, हाँ, ये पिछले 2 हफ्तों में देखिए किस तरह से स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया, और 7 दिन में 5% बढ़कर। चलिए फोकस करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जी हां, अब पी नोट्स पर सेबी की सख्ती बढ़ने वाली है। खासतौर से पी नोट्स में निवेश करने वाले निवेशकों की आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा खुलासे करने होंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, और 20 मई को सेबी की बोर्ड बैठक होगी और उसमें कुछ इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट और इन तमाम मुद्दों पर गहरी पकड़ रखने वाले टीपी ओसवाल साहब हैं इस वक्त। ओसवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। सेबी क्या हासिल करना चाहती है केवाईसी का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके? देखिए, आज का माहौल ऐसा है वर्ल्ड का कि हर इन्वेस्टर की केवाईसी की जाए, वो भले ही देश का हो या विदेश का हो। एक पी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है इंडिया में जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी केवाईसी अभी तक जितनी बार भी हमने कहा केवाईसी करेंगे, शेयर बाजार टूट गया। लेकिन सर, जो एफआई पी नोट इश्यू कर रहे हैं वो तो केवाईसी कर रहे हैं उनकी, और करने के बाद ही दरअसल पी नोट इशू कर रहे हैं। यदि वो जो पुराने केवाईसी नहीं किए हुए पी नोट है उनको भी केवाईसी करना अभी जरूरी है। और दूसरी बात, अभी ये इन्होंने रूल की बात कर रहे हैं कि ये ट्रांसफर भी करेंगे तो केवाईसी करेंगे, या एफआईआई, एक एफआईआई ने केवाईसी की है तो वो पूरा डेटा अपना केवाईसी का दूसरे एफआईआई के साथ शेयर करेगा, क्योंकि केवाईसी में सीआरएस है तो सब कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है वो एक्सेप्टेबल हो। और मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर जिस कंट्री से आता है वहां पे भी केवाईसी हो रहा है। अब जैसे यूएस का इन्वेस्टर है तो वहां केवाईसी तो यूएस में कंपलसरी बहुत पहले से हो रहा है, राइट। सिर्फ हम लोग रिलैक्स थे, तो हमको अभी केवाईसी करने से, और बचा कितना है पी नोट का इन्वेस्टमेंट इंडिया में? $33 बिलियन तो है। हाँ, 30-33 बिलियन डॉलर है, तो वो के 2-1 लाख करोड़ रुपया, तो 2-1 लाख करोड़ रुपए की बात है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है इंडिया के लिए अभी 30 करोड़, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोगों में निवेश आ रहा है विदेश से, तो हमको लग रहा है $30 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा टाइटन करने में कोई हरकत नहीं है। नहीं तो जो सरकार का इरादा है कि राउंड ट्रिपिंग हो रही है, हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है, घूम फिर कर आ रहा है, चाहे वो मॉरिशस रूट से आए, किसी और रूट से आए, और उसकी आइडेंटिटी साफ नहीं है, पी नोट्स के जरिए आ रहा है। इस वजह से लगता है कि सेबी चाहती कि सारी जानकारी हमारे पास रहे, हमें किसी से मांगनी ना पड़े। आप ट्रेड करें, सौदा करें, निवेश करें, उससे पहले हमें बता दें।
तो क्या ये हासिल कर पाएंगे ये? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कि राउंड ट्रिपिंग होके आ रहे हैं, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। राउंड ट्रिपिंग विपिंग सब खत्म हो गया है। वो पहले ही 2 साल से ये आप लोग हंगामा मचा रहे हो चैनल पे, तो उसके कारण लोगों को पता चल गया है कि अभी राउंड ट्रिपिंग चलेगा नहीं, तो लोगों ने कई नए तरीके निकाल लिए होंगे। तो मेरे हिसाब से राउंड ट्रिपिंग वाला बड़ा इश्यू अभी इन्वेस्टमेंट कंपनियों को और इन्वेस्टर को भी नहीं लगता है। वो काफी, जैसे ये राउंड ट्रिपिंग हो ही नहीं सकता हमारे हिसाब से अभी, क्योंकि आज के तारीख में ये पता करना बहुत इजी है कि ये इन्वेस्टमेंट किसका है। और अभी एक्सचेंज ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ऑटोमेटिकली हो रही है, होने वाली है। इस साल से तो कई कंट्रियों में लागू हो गई है 1 तारीख से, 1 जनवरी से, और बाकी बची हुई कंट्री में 1 जनवरी 17 से लागू हो जाएगी। तो उसके कारण 2 बैंक आपस में ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर देगी, ये किसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी केवाईसी पूरी आ जाएगी इधर। तो सेबी यहाँ पर लेट है? तो नहीं, सेबी लेट नहीं है, सेबी अपने प्रोग्राम के हिसाब से चल रही है, हमारे हिसाब से कोई गलत नहीं है। और मैं जिस चीज को समझ रहा हूं कि अभी इन्वेस्टमेंट जो FII का पी नोट के द्वारा है, वो बहुत ही $30 बिलियन आज के माहौल में हमको कम लग रहा है, कोई ज्यादा नहीं लग रहा है। उस वक्त साहब, आज सुबह मैं 2 फॉरेन इन्वेस्टर से बात कर रहा था। मैंने कहा आपको दिक्कत क्या है? अगर सेबी कहती कि डायरेक्टली केवाईसी करिए हमारे पास पी नोट्स का, तो क्या दिक्कत है? अभी भी आप इन्फॉर्मेशन सेबी मांगती है, देते हैं, हर एक ट्रेड आपको सेबी को बताना होता है, पी नोट्स का भी। उनका ये कहना था दिक्कत एक ही है, सोमवार को मंगलवार को एक IPO अगर कोई खुल रहा है हिंदुस्तान में और मुझे उसमें पैसा लगाना है, तो क्या उसके लिए मैं पहले से 1 साल पहले से 6 महीने से पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के रखूं? क्या सेबी मुझे 2 दिन में रजिस्ट्रेशन करके देगी? मुझे एक लीगल एडवाइजर हिंदुस्तान में ढूंढना पड़ेगा, एक आप जैसा इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट CA भी लगेगा, सारी फॉर्मेलिटी होगी, पेपर बनाने होंगे, फिर कब रजिस्ट्रेशन होगा? तो ये ऑपरेशनल हेसल्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो बढ़ जाएगी। नहीं, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ही ऑपरेशनल डिफिकल्टीज अभी सेबी भी समझती है, और मुझे लगता है जब ये फैसला लेगी तो सेबी को इसमें कुछ प्रोसेस लानी पड़ेगी। जैसे ये आप इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हम जाने नहीं देंगे जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे। तो अच्छा, तो निवेश कर लीजिए, लेकिन मुनाफा है, पैसा वापस ले जाना हो तो हम नहीं लाने देंगे जब तक केवाईसी का डॉक्यूमेंट नहीं देगा। अच्छा, फाइनली सर इतना बता दीजिए कि बाजार को डरने की जरूरत है कि नहीं? बाजार को डरने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डरने की जरूरत है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट ट्रांसफर में आ जाएगा। ये पी नोट होल्डर FII के थ्रू इन्वेस्ट करता है इंडिया में, तो अंडरलाइंग एसेट किधर है? इंडिया में है। तो अंडरलाइंग एसेट यदि इंडिया में है तो पी नोट जब ट्रांसफर होता है तो उसको क्यों टैक्स नहीं होना चाहिए? वोडाफोन को यदि आप टैक्स कर रहे हो तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स होगा, लेकिन वो मॉरिशस के द्वारा आया है तो वो बचता है। तो आप सेबी से बच जाएंगे, इनकम टैक्स से नहीं बच पाएंगे। इनकम टैक्स वालों इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि इनकी डायरेक्शन उसी तरफ है, मतलब टैक्स किया जाए बस हिंदुस्तान से जो भी। तो टैक्स ऑफिसर इसकी डिटेल मांगेगा कि पी नोट की ट्रांसफर साल भर में कितनी हुई है, ओनरशिप कितनी चेंज हुई है, उसकी डिटेल दे दीजिए। अच्छा सर, एक और छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं, जो मैं आज पढ़ रहा था कि ये जो मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में जो बदलाव किया, आज क्लैरिफिकेशन में देख रहा था कि ये बदलाव सिर्फ शेयरों पर लागू है। बिल्कुल सही है आपका तो कहना, मैंने तो आपको प्रोटोकॉल भेजा ही था। हाँ। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देखिए, शेयर्स alienator of the shares in a company, if he is the company is in India, तो उस पे टैक्स लगेगा। शेयर्स की बात कही गई है। तो मतलब अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हम सब इंस्ट्रूमेंट में कवर कर रहे हैं। मैंने उसको एक फोटो लिया हुआ न्यूज की, परसों के न्यूज की, इकोनॉमिक टाइम्स की। तो उनका कहना है कि हमारे हिसाब से सब इंस्ट्रूमेंट इसमें कवर होंगे, लेकिन आर्टिकल 13(3)A में सिर्फ शेयर की बात है और 3B बोलता है। तो फिर किसको सही माने, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी बोल रहे हैं? नहीं, रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात भूल जाइए, आप देखिए लॉ क्या बोलता है, उन्होंने सिग्नेचर क्या किया है प्रोटोकॉल में। अच्छा, यदि हमने हम लोग पोपट बन गए, मॉरिशस वालों ने हमें बना दिया है बराबर। इसका मतलब ये कि मॉरिशस के जरिए आप फिक्स इनकम में डेट में पैसा लगाते हैं, उस पर ये ट्रीटी लागू नहीं होगी। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप सट्टा कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्स इनकम में पैसा लगा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सिर्फ शेयर में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो दिक्कत है। एग्जैक्टली, आप CCD में लगाइए पैसा मॉरिशस से। अब तो मॉरिशस का रूट इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा हो गया है, 7.5% TDS है, दूसरे देशों में 10% TDS है। चलिए, तो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन मॉरिशस टैक्स ड्यूटी से रिलेटेड भी आता हुआ है। तो सिर्फ शेयरों के लिए वो है, डेरिवेटिव्स और पता नहीं, जो हम सोचते थे कि हेज फंड्स के लिए मुश्किल हो जाएगी, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो जो ट्रेड करते हैं वायदा कारोबार में। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए खराब। एनीवे, शुक्रिया ओसवाल साहब ये पूरा विश्लेषण हमारे लिए करने के लिए। और वागले साहब, आपसे भी इस वक्त विदा लेंगे, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मयूरेश जोशी भी, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब हमारे साथ मयूरेश जोशी जी जुड़ चुके हैं और जेके जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे आपको डेरिवेटिव मार्केट में आज किस तरह की आपको रणनीति बनानी चाहिए। आप दोनों का भी स्वागत है। जेके साहब बताइए, क्या लग रहा है, बाजार का सेटअप कैसा है और आज आप निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगे? एसजीएक्स निफ्टी तो थोड़ा घबराहट वाले संकेत दे रहा है। हाँ, अगर आई थिंक ओवरऑल अगर देखोगे तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वी आर सीइंग कि जब भी गिरावट आई है, नो डाउट बेस्ड ऑन न्यूज या बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट एक खरीदारी देखने को मिला था नीचे के स्तर पे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ऊपर जब भी जाता है मार्केट वहां से सस्टेन नहीं कर रहा है, 7900 7920 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो क्लियरली एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है इधर ऑन डाउन साइड अपसाइड, बट गिरावट पे खरीदारी करने का एक बेटर स्ट्रेटेजी होगा जिस हिसाब से पिछले 1 या 2 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में हमको देखने को मिला है। तो आई थिंक आज के ट्रेड में नो डाउट गैप डाउन होगा, तो आई थिंक गैप डाउन में यूज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी एक बाय करने के लिए। एक 7820 का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं खरीदने के लिए सलाह दूंगा। दोबारा आई थिंक 7900 7920 का एक लक्ष्य लगा के मैं बाय करने के लिए सलाह दूंगा। अगर ओवरऑल अगर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आई थिंक एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ऑप्शंस बेच के, क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शंस एक रेनबो मूवमेंट में चल रहा है, तो आई थिंक ऊपर के स्तर पे 8000 का कॉल ऑप्शन और नीचे के स्तर पे 7700 का पुट बेच के चलना चाहिए, जो क्यूमुलेटिव प्रीमियम करीब 85 से 90 रुपए दे रहा है। एक 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आई थिंक शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी दायरे में घूमते रहेगा तो सिग्निफिकेंटली ये प्रीमियम अभी 85 से 50 रुपए तक आ जाएगा अगले एक हफ्ते के दरमियान। तो आई थिंक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में एक शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं मार्केट। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी पर। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम विदा लेंगे हमारे एक्सपर्ट से और विकास सेठी को यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करेंगे। विकास जी, धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ मयूरेश जोशी और साथ ही राकेश बंसल जुड़ेंगे, उनसे लेंगे शेयरों पर राय इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जेके जैन साहब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए, लेकिन अब तकनीकी राय देने के लिए हमारे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और फंडामेंटल राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। आप दोनों का भी स्वागत है CNBC आवाज पर। राकेश, एक बैंक निफ्टी पर राय ले ली जाए। 17,000 के बेहद करीब जाकर कल बंद हुआ है बैंक निफ्टी, अच्छी मजबूती। इनफैक्ट ये कहना होगा कि बजट के बाद से जो भी तेजी बनी उसमें लीडरशिप तो बैंक निफ्टी से ही आई है। अब ये बताएं कि अगर आज कमजोर शुरुआत हो, क्योंकि SGX लगातार नीचे जा ही रहा है, अभी भी 50 नीचे है, तो किन लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी में खरीदारी फिर से करनी चाहिए अगर आप राय रखते हैं तो? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो नीचे में 16,550 से लेकर 16,600 एक बेहतरीन स्तर है। कल की क्लोजिंग 16,923 के अराउंड थी। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से 150-200 पॉइंट नीचे मिलता है तो मुझे लगता है एक बेहतरीन स्तर है बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 17,400 से लेकर 17,500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। किसी भी हल्की सी गिरावट में मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में बाइंग करके चलना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में भी रखें, ये राय राकेश जी आपको इस समय दे रहे हैं। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स का इलेक्ट्रिक कारोबार भी आज लिस्ट होने वाला है और इस पर राय मयूरेश जी आपसे लेना चाहता हूं। जब मुझे याद है अलग हो रही थी कंपनी तो करीब करीब 100 रुपए के आसपास की वैल्यूएशन बताई जा रही थी उस इलेक्ट्रिक कारोबार की, जो पंखे बनाने का काम करती है कंपनी और दूसरे उपकरण बनाती है। ये बताइए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है और अगले 10 दिन इस कंपनी के लिए कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड में 10 दिन तक रहने वाला है वो शेयर हमेशा की तरह। मॉर्निंग हेमंत जी, अगर हम रील लिस्टिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक कंज्यूमर बिजनेस काफी अच्छा कर रहा था क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, और पहले के कंसोलिडेटेड एंटिटी में जो पावर बिजनेस था, TND बिजनेस था, ये ड्रैग डाउन कर रहा था कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। तो क्लियरली आई थिंक जो हम वैल्यूएशन का एक कंपैरिजन चेक दें हैवेल्स के साथ या अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ, मुझे लगता है जो 100 और 120 का एक बैंड की बात चल रही है, आई थिंक मैं बिल्कुल सहमत हूं ये बैंड से। आई थिंक ये यही बैंड में खुलना चाहिए स्टॉक, और काफी मार्केट शेयर गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप फैंस की जैसे बात कर रहे थे, वही एक 6,000 करोड़ का मार्केट है, काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो ऑन द राइज। मुझे लगता है आई थिंक जैसे मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिलेगा अगले 2 वर्षों में स्पेसिफिकली कंज्यूमर बिजनेस को उनके, वो काफी बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड री रेटिंग इन टर्म्स ऑफ पी। तो मैं एक पॉजिटिव व्यू रखता हूं। हाउ द स्टॉक विल ट्रेड इन द नेक्स्ट 10 डेज, आई थिंक T2T में रहने की वजह से आई थिंक कंस्ट्रेंट ट्रेडिंग रेंज ही हो सकती है, बट लॉन्गर टर्म व्यू मेरे हिसाब से आई थिंक काफी पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक के लिए।
ओके, तो ये रहा इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक पर आज की लिस्टिंग पर रखें नजर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पहला सौदा होगा आपके लिए जहां हम रुपए की शुरुआत और साथ ही स्टॉक 2020 के अपडेट और प्री ओपनिंग सेशन पर रखेंगे नजर। बने रहिए हमारे साथ।